आप देख रहे हैं मातृभूमि, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती ने एक विवादित बयान दिया है। उमा भारती का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी सिर्फ चप्पल उठाने वाली होती है। उमा भारती का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। हालांकि उमा भारती का भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात नहीं होती, ये विवादित बयान उमा भारती का सोशल मीडिया पर इस समय खूब वायरल है। सुनवा देते हैं एक बार क्या कुछ कहा उमा भारती ने, जो बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हमसे पूछिए, 11 साल केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता, मेरे तो वो एसडी थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोचिए इतने डिसीजन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइल आती है। ब्यूरोक्रेसी मतलब आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, डिप्टी एसपी, एसडीएम, ये सभी जो है वो चप्पल उठाते हैं। एक बार फिर सुन लेते हैं इस विवादित बयान को जो उमा भारती ने दिया है। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हमसे पूछिए, 11 साल केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के इनको पता, मेरे तो वो एसडी थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोचिए इतने डिसीजन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइल आती है। ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए, अधिकारी बनने के लिए पहले प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, इंटरव्यू का एग्जाम और इस तरीके के नेताओं के बयान। और उमा भारती के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने उमा भारती के बयान को लेकर बीजेपी पर साधा है निशाना। सुनिए क्या कुछ कहा। ब्यूरोक्रेसी को लेकर वो तमाम विवादास्पद बातें कह रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी की औकात क्या है, वो तो हमारी चप्पल उठाती है, उनको वेतन हम देते हैं, उनकी पोस्टिंग हम देते हैं। कौन कहता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? अकेले में पहले बात हो जाती है, फिर निर्णय होता है। तमाम तरह की बातें ब्यूरोक्रेसी को लेकर कर रही है। कांग्रेस के इस वीडियो पे सवाल उठा के भाजपा नेतृत्व से पूछना चाहती है कि क्या उमा जी के बयान से भाजपा नेतृत्व सहमत है कि नहीं। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेसी के सम्मान को लेकर कांग्रेस को, कमलनाथ जी को कोसने वाले भाजपा नेता शिवराज जी स्पष्ट करें कि क्या ब्यूरोक्रेसी का आपकी पार्टी के नेताओं में यही सम्मान है। और इसी बयान को लेकर किस तरीके का सियासी भूचाल मध्य प्रदेश में है, बात करने के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, उमा भारती ने पहली बार कोई विवादित बयान नहीं दिया है, वो इस तरह के बयान लगभग देती ही रही हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर इस तरीके की बात कहकर कहीं ना कहीं बीजेपी के आला कमान को भी नाराज किया होगा उमा भारती ने। क्या कहना है शिवराज सरकार का? देखिए, निश्चित ही पहले तो हमको ये समझना होगा कि उन्होंने बयान किस रेफरेंस में दिया है। दरअसल बात उनसे चल रही थी रिजर्वेशन की। उनसे कहा गया कि जो मध्य प्रदेश ओबीसी को रिजर्वेशन देने वाली है मध्य प्रदेश सरकार, उसमें ब्यूरोक्रेसी अड़ंगे डाल रही है। तब फिर उन्होंने कहा कि इस रिजर्वेशन का तब तक कोई मायने नहीं है जब तक कि प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं होगा। उन्होंने महिला आरक्षण की बात भी की। महिला आरक्षण के नाम पर हम सब लोगों को पार्लियामेंट में झुंझुना दिखाते रहा गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी की जो अड़ंगे की बात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अड़ंगा नहीं डाल रही। जो कुछ होता है ब्यूरोक्रेसी हम ही लोग पहले तय कर लेते हैं करना क्या है। हम जैसा बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी वैसा करती है। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का औकात क्या है, ब्यूरोक्रेसी हमारी चप्पल उठाती है। निश्चित ही बेहद आपत्तिजनक बयान है उस ब्यूरोक्रेसी के लिए जो पूरी सरकार और पूरे देश को चलाने वाले काबिल अफसर होते हैं। तो इस बात को लेकर उमा भारती ने जो इतना बड़ा बयान दिया, उसके बाद अब बीजेपी के तमाम नेता उस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। हालांकि कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के नेता साफ करें, उमा भारती साफ करें, क्या वो ब्यूरोक्रेसी का सम्मान करती हैं या ऐसा ही अपमानजनक व्यवहार करती रहेंगी। एक बड़ी बात यह भी है कि उमा भारती पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह और तमाम संगठन से नाराज भी चल रही हैं। अभी उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मध्य प्रदेश में नशाबंदी होनी चाहिए और मैं 15 जनवरी तक का समय दे रही हूँ वीडी शर्मा और शिवराज सिंह को। यदि 15 जनवरी तक नशाबंदी नहीं हुई तो मैं लठ लेके निकलूंगी। तो उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए हैं। और मिलाकर ब्रजेश, आप ये कह रहे हैं कि इंटेंशन उनकी खराब नहीं थी, वो कुछ और कहना चाह रही थी, शब्दों का चयन
गलत हो गया। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा कि आप अगर इस तरह का बयान देती हैं कि चप्पल उठाते हैं, बात पहले ही हो जाती है। एक ब्यूरोक्रेट, आप भी जानते हैं, प्रीलिम, एग्जाम, मेंस, इंटरव्यू, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से गुजर कर यहां तक पहुंचता है और एक सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर एक बीजेपी का वरिष्ठ नेता इस तरीके का बयान देता है तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि तमाम ब्यूरोक्रेसी नाराज होगी इस बयान से। बिल्कुल निश्चित ही ब्यूरोक्रेसी जो सारे बड़े अफसर हैं जिन लोगों से हमारी बात हुई है सब बहुत आपत्ति जता रहे हैं कि ऐसा कैसा बयान दे रही हैं। जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, 12 साल तक केंद्रीय मंत्री रही हैं, वो जानती हैं कि सरकार कैसे चलती है, कैसे चलाई जाती है और कैसे काबिल अफसर इन नेताओं के साथ होते हैं। तब ये नेता कहीं जाके इतने बड़े बड़े फैसले ले पाते हैं और फैसलों को इम्प्लीमेंट तो करने का काम तो ब्यूरोक्रेसी का होता है। तो उसके खिलाफ इतनी बड़ी बात कहना निश्चित ही बहुत आपत्तिजनक है, सबको आपत्तिजनक लग भी रहा है। और बड़ी बात वही है कि मध्य प्रदेश में कभी इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी रही नहीं है जैसे हम बिहार में और या दूसरे प्रदेशों में देखते हैं कि नेताओं के लिए खैनी बनाती थी वगैरह वगैरह। मगर मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बहुत साफ सुथरी और बेहतर ब्यूरोक्रेसी रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। थोड़ा सा मैं डिफर कर रही हूँ ब्रजेश आपसे। देखिए, पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि एक दो अधिकारी जो है, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन उमा भारती का एक बार वो बयान सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। ब्रजेश हमें बता रहे हैं कि आरक्षण के कंटेक्स्ट में ये बातचीत चल रही थी और ज्यादा बोलते बोलते कहीं ना कहीं ये उमा भारती के मुंह से निकल गया। सुन लेते हैं एक बार। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलतफहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी, हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हमसे बाकी 11 साल केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के, इनको पता है मेरे साथ वो एसडी थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोचिए इतने डिसीजन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट फाइल आती है। ब्रजेश राजपूत, अमूमन देखिए सरकार जो है, सत्ता जो है 5 साल पे बदल जाती है, नेता बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, 2 टर्म भी हो जाते हैं कभी कभी, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, मनमोहन सिंह के हुए, मोदी जी के हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान उमा भारती ने दिया है, ब्यूरोक्रेसी तो एक लंबे समय तक काम करती है, ब्यूरोक्रेसी का गुस्सा उन्हें जरूर झेलना पड़ेगा। बिल्कुल शोभना, ब्यूरोक्रेसी गुस्सा झेलना पड़ेगा और जल्दी बीजेपी को सामने आके इस मामले में अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। उमा जी ने इस पूरे बयान में एक बात और साफ कर दी है, जिस तरीके को आम नेता छुपाता है, कि उन्होंने कहा है कि नेता और ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो मंत्री हैं और ब्यूरोक्रेसी आपस में बैठ के पहले तय कर लेते हैं कि करना क्या है, होना क्या है, बोलना क्या है। तो ये इस तरीके की बातें वो उमा भारती अक्सर छुपाती हैं, कोई बड़े नेता छुपाते हैं, मगर उमा भारती लगातार बोल गई तो उससे ये भी पता लग रहा है कि नेता जो चाहता है वही होता है। और इस पूरे मामले में जो हम यदि संदर्भ की बात करें तो रिजर्वेशन में भी वही सब हो रहा है जो नेता यानी कि सरकार जो चाह रही है वैसी रिजर्वेशन में हो रहा है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। इस रेफरेंस में बात शुरू हुई थी और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं, मतलब वो शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है कि सरकार ऐसा चाह रही है इसलिए अड़ंगे लग रहे हैं, वरना अब तक रिजर्वेशन ओबीसी को मिल चुका होता। मैंने 2 लोगों को नाराज कर दिया है। एक तो सत्ता को तो उन्होंने नाराज कर ही दिया है, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश राजपूत हमसे बात करने के लिए। हमें 8 स्टूडेंट्स की जान चली गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। रूस के पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली से बचने के लिए छात्रों और टीचर्स ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बचने के लिए कुछ लोगों ने इमारत से छलांग तक लगा दी। ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि डर के चलते किस तरीके से लोग इमारतों से कूद रहे थे। और खबर यह है कि हमलावर इसी यूनिवर्सिटी का छात्र है, उसे हालांकि अभी काबू में कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी में कई भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इसको लेकर भारतीय दूतावास का बयान सामने आया है। हमले में सभी भारतीय छात्र सुरक्षित हैं, ये जानकारी दी गई है भारतीय दूतावास के द्वारा। हमले में किसी भारतीय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन 8 छात्रों की जान इस पूरे हमले में चली गई है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस आदमी ने ये गोलीबारी की वो इसी यूनिवर्सिटी का था। और हम आपको बता दें, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जहां AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी आज दौरे पर हैं। इस दौरान ओवैसी ने गुजरात की साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन जेल प्रशासन ने ओवैसी को मुलाकात की इजाजत नहीं दी। अतीक अहमद से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर ओवैसी भड़क गए और ओवैसी ने ABP न्यूज से खास बातचीत में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा।
दिन गुजरात में आए, यूपी की राजनीति का रास्ता क्लियर करने आए थे, अतीक अहमद से मिलने आए थे, मिल नहीं सके, क्या रास्ता क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, देखिए, हम गुजरात को आए तो गुजरात की राजनीति करने आए, गुजरात की जनता का शुक्रिया अदा करने आए कि उन्होंने कॉरपोरेशन के चुनाव में अहमदाबाद में, गोधरा में, मोडासा में, भरूच में हमको अपनी वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमारे कॉरपोरेटर से मुलाकात करने आए, उनका काम कैसे चल रहा है उनका जायज़ा लेने। और विधानसभा का चुनाव 12-13 महीने में है गुजरात में, उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, संगठन कैसा है। और जब अहमदाबाद आए तो अतीक साहब या साबरमती जेल में है, तो हमने लेटर लिखा था सुप्रीटेंडेंट साहब को, उन्होंने हमको मिलने की इजाज़त नहीं दी। हम जेल जाकर सुप्रीटेंडेंट साहब से मिलना चाहते थे कि सबको मिलने दिया जा रहा है, हमको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पुलिस ने रोक दिया, डिटेन करेंगे। तो ठीक है, ये मैसेज जा चुका है यूपी की जनता को कि हमको बीजेपी सरकार अतीक से मिलने नहीं दिया। अतीक अहमद को टिकट मिलेगा आपकी ओर से? क्यों नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, बराबर मिलेगा। अगर वो चाहते हैं तो बराबर देंगे। वो तो जेल में। अरे भाई, तो इलेक्शन लॉ के तहत तो वो अभी उनको इजाजत है ना लड़ने की, अगर वो चाहते हैं देंगे। गुजरात में चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? बिल्कुल लड़ेंगे। तो किस लिए आए हैं? आए तो इसीलिए है ना, मौसम देखने तो नहीं आए ना अहमदाबाद का, चुनाव लड़ने के लिए, तो तैयारी करने के लिए आए, लड़ेंगे इलेक्शन। कांग्रेस बता रही है कि आप उसके वोट तोड़ने के लिए आ रहे हैं। अरे कांग्रेस खुद टूट चुकी है, टूटी हुई है। क्या क्या कांग्रेस बोल रही है हमको? भाई तुम्हारे 30 से ज्यादा तुम्हारे एमएलए भाग जाते हैं बीजेपी में, हमसे पूछ के गए क्या? 1984 से यहाँ कोई मुस्लिम एमपी जीतता नहीं हमारी वजह से। तो अतीक अहमद को टिकट भी देंगे और हम गुजरात में चुनाव भी लड़ेंगे, असुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा। पिछले 3-4 दिनों से देश के नेताओं की जुबान पर अभिनेत्री राखी सावंत का नाम चढ़ा हुआ है। पहले आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने सिद्धू की तुलना राखी सावंत से कर दी, तो अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने बापू को लेकर विवादित बयान दिया और तुलना राखी सावंत से कर डाली। अब इस पूरे विवाद पर हमारे रिपोर्टर रवि जैन ने राखी सावंत से बात की है, सुन लेते हैं क्या कहना है राखी सावंत का और नेता उन्हें क्यों इतना याद कर रहे हैं, इसका जवाब भी ले लेते हैं। राजनीतिक बयानबाजी में एक बार फिर से राखी सावंत का नाम घसीटा गया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने एक बयान दिया है और कहा है कि अगर कोई कपड़े उतारने से महान हो जाता तो राखी सावंत भी महान हो जाती। पहले उन्होंने गांधी का नाम लिया और इसी रॉ में वो राखी सावंत का भी नाम ले लिया उन्होंने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद राखी सावंत। इस बयानबाजी पर आप क्या कहेंगी कि कपड़े उतारने से कोई महान हो जाता तो राखी सावंत भी महान होती? इस तरह का बयान हृदय नारायण दीक्षित ने दिया। मुझे ऐसा घृणा आती है ऐसे लोगों से। महान तो इन्होंने कर दिया ना, जहां गांधी बापू महान, मेरा नाम लेके मुझे महान कर ही दिया इन्होंने खुद ही। आप खुद देखिए, इनकी दाल रोटी नहीं गलती क्या जब तक ये लोग मेरा नाम नहीं लेते। यू नो, मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं दिन रात। जितना मुझे लगता है ईश्वर का नाम नहीं जपते होंगे, ये लोग मेरा नाम जपते हैं। तो इन्होंने मुझे खुद ही महान कर दिया। कितनी आहत हैं इस बयानबाजी से आप? कितनी नाराज हैं आप? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है और आपका नाम बीच में आ जाता है। इनका मुद्दा, इनका मैनिफेस्टो सिर्फ राखी सावंत। इनको देश के लिए कोई काम नहीं करना, देश की जनता के लिए कोई काम नहीं करना। बोल बच्चन करके इनको सिर्फ सुर्खियों में रहना है और देश की महिला को बस इनका बस चले। तो ये महाभारत में हुआ था ना, द्रौपदी के साथ उनके वस्त्र उतारना, तो इनका बस चले तो देश के हर महिलाओं के साथ लोग ऐसे ही करें जैसे लोग कैसे नंगेपन पर उतर आए हैं कि कपड़े उतारने से कोई महान नहीं होता। अब कपड़े उतारूं या कपड़े पहनूं, ये मेरी निजी जिंदगी है। हम बॉलीवुड में हैं, वो पूरे कपड़े पहन के अपने बैठे हैं ना, समाज में काम कर रहे हैं तो करें, हम उनको छेड़ने नहीं जाते, वो हमें क्यों छेड़ रहे? आए दिन महिलाओं, ये भी कपड़े पूरे पहन के ही नहाते होंगे। आए दिन महिलाओं के कपड़ों को लेकर, उनके पहनावे को लेकर तरह तरह की शेमिंग, उन महिला के कपड़ों को लेकर, महिलाओं के मेकअप को लेकर इनकी टिप्पणियां देश के लिए नहीं है, देश के गरीबों के लिए नहीं है, देश के युवा पीढ़ी के लिए नहीं है। इनकी टिप्पणियां सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, और शेम ऑन देम।
काफी अपमानजनक भी है ना, अगर महिलाओं के बारे में कहा जाए तो ये काफी अपमानजनक भी है कि किसी भी महिला के चरित्र को उसके कपड़ों तक सीमित कर दिया जाना और उसके कपड़ों से जज किया जाना, ऐसा मानती है आप? देखिए ना, ये अगर ऐसे एक महिला का रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे मंत्रियों को कौन वोट देगा? ये भूल जाते हैं कि ये लोग, इनको लगता है कि ये ब्रह्मचारी है, इनके घर में महिलाएं नहीं है, ये आसमान से टपके हैं, किसी की माँ की कोख से इन्होंने जन्म नहीं लिया। तो मतलब इनका ऐसा है कि अपने घर में उनकी महिलाओं को सुरक्षित रखे, पड़ोसियों की महिलाओं को, देश की महिलाओं को ये लोग गालियां दे, तो अपमान तो लगता ही है कहीं ना कहीं। हर 2 दिन के बाद कोई उठ के राखी सावंत का नाम ले लेता है। मतलब आप सोचो कि मैं इनके लिए कितने मायने रखती हूँ, घर घर में बसी हूँ। जैसे कहते हैं ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, वैसे हर हर राखी घर घर राखी, अब ऐसा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी एक बयानबाजी हुई थी। आप नेता जो राघव चड्ढा हैं, उन्होंने कहा था कि पंजाब पॉलिटिक्स के राखी सावंत है नवजोत सिंह सिद्धू, उस पर भी आपने काफी नाराजगी जताई थी। एक बार फिर से बयानबाजी हुई है आपके खिलाफ। मैं आपको उसके लिए जवाब दे चुकी हूँ कि इनकी मानसिकता को इनको समझना पड़ेगा भाई। सबको साथ में लेके चलना, हम मुट्ठी होता है ना कि आप। हमारा फील्ड आप देखो, अगर वो जो नेता जो हमारे बारे में बोलते वो हमारे फील्ड में होते तो वो क्या करते? उनका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग है। मैंने तो कभी उनका नाम लिया नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं की। मैं तो सबकी इज्जत करती हूँ, हाँ, क्योंकि मैं भारत देश की नागरिक हूँ, संविधान को जानती हूँ, मैं सबके रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं किसी की बेइज्जती करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। इनको कौन अधिकार दिए हैं कि ये मेरा नाम ले? इनको कौन अधिकार दिए हैं कि ये मेरी बेइज्जती करे? बेइज्जती करने के लिए तो देखिए, इज्जत कमाने को बहुत वक्त लग जाता है। बेइज्जती की 1 सेकंड में अभी मैं कुछ बोलूंगी नहीं, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन मैं इनके जैसी नहीं बनूंगी। राघव चड्ढा के बयान का मतलब ऐसा निकलता है कि वो जोकर ही ठहरा रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू को और आपका नाम घसीट दिया। मतलब आपको भी वो जोकर ही ठहरा? ठीक है, मुझे जोकर ठहराया, नवजोत सिंह सिद्धू को ठहराया, ठीक है, हम जोकर ही सही। लेकिन हम जोकर, मतलब कहता है जोकर सारा जमाना, है ना, आधी हकीकत आधा फसाना। तो भाई जोकर तो सबको हंसाता है, ये नेता तो सबको रुलाते हैं खून के आंसू। हाँ, आप बताइए, ये क्या कर रहे हैं? ये तो देश पे दाग हैं ये सब नेता। कैसे बने? इनको कौन बनाया नेता? एक चीज और कि अब इस तरह की बयानबाजी 2 दिन में 2 बार ऐसी बयानबाजी सामने आई है। अभी धीरे धीरे और आएंगे। और मैंने कहा ना, तमाम नेताओं से आप राखी घर घर राखी, आप तमाम नेताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? इस तरह से वो आपके संघर्ष को, आपने जो संघर्ष किया है उसको नेग्लेक्ट कर। सर, ये लोग मेरा संघर्ष समझ नहीं पाएंगे। एक लड़की का, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से लड़की आई हुई, मेरे पिताजी पुलिस में, मेरी माँ आया हॉस्पिटल में, एक गरीब परिवार चौल सिस्टम से लड़की उठ के आई है, अपने पैरों पे खड़े रहना चाहती है, बॉलीवुड में अपना पैर जमाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन ये लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब मैं इनको भगवान भरोसे छोड़ देती हूँ। और ऐसा हो रहा है कि जनता भरोसे, मैं इन नेताओं को जनता भरोसे और भगवान भरोसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ईश्वर का बेटा या बेटी मेरे लिए खड़ा होगा और मेरे लिए जरूर लड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पार्टी का नेता टारगेट कर रहा है आपको या आपका नाम। सर, आप देखिए, इन पार्टियों के नेताओं की कितनी फेवरेट हूँ मैं। अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी के लोग आपका नाम ले रहे हैं। तो आप देखिए ना कि कितनी फेवरेट हूं मैं इनके। मेरे बगैर इनका जीना मुश्किल हो गया है, सोना जीना खाना पीना मुश्किल हो गया है। तो ये दिन रात निद्रा में भी मुझे देखते हैं। तो आप सोचिए कि मैं इनके लिए कितनी महान हूं, मैं इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती हूँ। वैसे देश की मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, देश की जनता हमारी बहुत बहुत अच्छी है। देश, मेरे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी और देश की जनता, इनको सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अच्छे नेता भी हैं, ऐसे नहीं है। पूरी आम की पेटी में 1-2 आम सड़े हुए हो तो जरूरी नहीं कि सारे आम सड़े हुए होते हैं, नहीं। बहुत अच्छे अच्छे नेता भी हैं, कुछ सड़े हुए आम हैं, तो वक्त आने पर वो आम गल जाएंगे और निकल भी जाएंगे। आप समझ गए मेरी बात को। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी राखी सावंत, जिन्होंने हृदय नारायण दीक्षित के बयान पर अपनी नाराजगी जताई और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू वाले राघव चड्ढा के बयान पर भी नाखुशी जाहिर की है। और उन्होंने कहा है कि नेताओं को बचना चाहिए इस तरह से कंपैरिजन करने से पहले। और एक बात, मेरे जो हस्बैंड है रितेश कुमार सिंह, वो इन नेताओं को इतना मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उनके साथ में देश की जनता और हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बहुत सारे और भी नेता है, वो इन ऐसे पाखंडी नेताओं को जवाब दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। यस, के जरिए। जी जी जी। चलिए राखी, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। बात कोलकाता की, जहां भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह बेहाल हुआ। रोड पर पानी भरा हुआ है, आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों को एयरपोर्ट पर आवाजाही को रोकना पड़ा है। बताया ये जा रहा है कि बीते एक दशक में ऐसी बारिश कोलकाता में नहीं हुई थी। देर रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक बंगाल के अलग अलग जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह 8:30 बजे तक कोलकाता में 142 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। और इसका नतीजा ये रहा कि एयरपोर्ट पे पानी भरा, सड़कों पर पानी भरा और आवाजाही में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता की सड़कों पर सैलाब इस बारिश के चलते। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए, 142 मिलीमीटर बारिश सुबह 8 बजे तक, मौसम विभाग के आंकड़ों की अगर बात करें तो। और ये रिकॉर्ड बारिश है, पिछले कई दशकों में इतनी बारिश हुई ही नहीं है। कोलकाता एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे पानी भर गया है। और इतनी बारिश अगर किसी भी जगह हो जाएगी तो निकासी इतनी तेजी से हो नहीं पाएगी और ऐसे ही जलभराव देखने को मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।